हेलो गाइस, कैसे हैं आप लोग। वेलकम बैक माय यूट्यूब चैनल एडजिलेट इंग्लिश वाले आशीष सर। बच्चों, आज टेंस के अगले पड़ाव फ्यूचर टेंस में हम आते हैं। टेंस का थर्ड फॉर्म, थर्ड रूप फ्यूचर टेंस। जैसा कि आपको पता है कि टेंस 3 प्रकार के होते हैं। पहला प्रेजेंट टेंस, दूसरा पास्ट टेंस, तीसरा फ्यूचर टेंस, जिसमें हमने प्रेजेंट टेंस और पास्ट टेंस को पूरी तरीके से जान लिया है, पढ़ लिया है, एग्जाम्पल के साथ, फॉर्मूला के साथ और डिफिनेशन के साथ। जिसमें हमने प्रेजेंट टेंस के 4 फॉर्म पढ़े हैं, उन चारों के 6 फॉर्म पढ़े हैं। ठीक उसी प्रकार हमने पास्ट के 4 फॉर्म पढ़े और चारों के 6 फॉर्म पढ़े। ठीक उसी प्रकार अब हम फ्यूचर टेंस में फ्यूचर टेंस के 4 प्रकार, फ्यूचर इंडेफिनिट, फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस, फ्यूचर परफेक्ट एंड फ्यूचर परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस जानेंगे। तो बने रहिए हमारे साथ। और अभी तक आपने अगर मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्द से जल्द मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करना बिल्कुल ना भूलें उन स्टूडेंटों के पास जिनको फ्यूचर टेंस और भी आसान तरीकों से समझना हो। तो आइए बच्चों, आते हैं अपने टॉपिक पे। हम अब टेंस का तीसरा फॉर्म पढ़ेंगे, फ्यूचर टेंस। फ्यूचर का इंडेफिनिट। ध्यान देंगे, फ्यूचर का इंडेफिनिट, इसकी पहचान क्या होती है। तो फ्यूचर का इंडेफिनिट में हमारे अंत में क्या आते हैं, सेंटेंस के वाक्य के अंत में क्या आता है, गा, गे, गी, आए, वो हमारे कहलाते हैं फ्यूचर का इंडेफिनिट टेंस। चलिए बच्चों, अब आते हैं इसके डिफिनीशन पे। डिफिनीशन पे डिफिनीशन क्या होगा, व्हेन आवर हिंदी sentence ends with ga, ge, gi, then we apply the rule of future indefinite tense। ध्यान देंगे बच्चों, फ्यूचर इंडेफिनिट का डिफिनेशन क्या होता है, व्हेन आवर हिंदी सेंटेंस ends with ga, ge, gi, then we apply the rule of future indefinite tense। और हमारे रूल क्या होते हैं, आइए बच्चों ध्यान देते हैं हम कि रूल हमारा क्या कहता है। we apply will, shall as a helping verb। ध्यान देंगे बच्चों, हेल्पिंग वर्ब के रूप में हम विल और सेल का प्रयोग करते हैं। क्या करते हैं, विल और सेल का प्रयोग करते हैं। फिर से ध्यान देंगे, वी अप्लाई विल सेल एज अ हेल्पिंग वर्ब, सहायक क्रिया के रूप में क्या होता है, विल और सेल का प्रयोग किया जाता है। और इसमें मेन वर्ब के साथ वर्ब का फर्स्ट फॉर्म लगाते हैं। क्या लगाते हैं, वर्ब का फर्स्ट फॉर्म लगाते हैं। समझ आया बच्चों। फिर से एक बार आप ध्यान देंगे, हमारा फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस की पहचान क्या होती है, when our Hindi sentence ends with ga, ge, gi, then we apply the rule of future indefinite tense। फ्यूचर टेंस किसे कहते हैं, जब हमारे वाक्य के अंत में क्या आते हैं, गा, गे, गी आते हैं, तब ऐसे सेंटेंस को बनाते समय रूल को फॉलो करते हैं। रूल हमारा कह रहा है कि हेल्पिंग वर्ब के साथ हम क्या लगाते हैं, हेल्पिंग वर्ब के लिए विल और सेल का प्रयोग करते हैं और मेन वर्ब में वर्ब का फर्स्ट फॉर्म करते हैं। चलिए, अब ये ध्यान देंगे हम कि विल कहां लगेगा और सेल कहां लगेगा। हेल्पिंग वर्ब जैसे आप लोग पढ़े हैं, हैज, हैव, इज, एम, आर, तो आपको पता है ना, सिंगुलर के लिए, प्लूरल के लिए इज लगता है, आई के साथ एम लगता है, प्लूरल के साथ आर लगता है। ठीक उसी पर हैज सिंगुलर के लिए लगता है, हैव प्लूरल के लिए लगता है, लेकिन विल सेल में ऐसा नहीं होता है। विल सेल में ऐसा नहीं होता है। आइए समझते हैं क्यों नहीं होता, क्या होता है। चलिए, हमारा विल और सेल हेल्पिंग वर्ब है, लेकिन विल का प्रयोग होता है वाक्य में आए हुए सब्जेक्ट आई और वी के लिए। किसके लिए होता है, आई और वी के लिए। मतलब मैं और हम या हम लोग के लिए क्या लगता है, विल का प्रयोग होता है। और सेल का प्रयोग क्या होता है, इन दोनों को छोड़कर एनी सब्जेक्ट,
चाहे किसी का नाम हो, कोई जगह हो, कोई वस्तु हो, स्थिति हो, जो भी कुछ हो, उसके लिए क्या लगाते हैं हम? सेल का प्रयोग करते हैं। फिर से ध्यान देंगे, विल का प्रयोग क्या होता है? आई और वी के लिए, और आई वी को छोड़कर कोई भी सब्जेक्ट हो, ठीक है, राम हो ना श्याम हो, कोई नाम हो, कोई जगह हो, कोई जानवर हो, कोई स्थान हो, सबके लिए क्या लगाते हैं हम? सेल का प्रयोग करते हैं। समझ में आया बच्चों? विल कहाँ लगता है? आई और वी के लिए विल लगता है, बाकी किसी भी अनदर सब्जेक्ट के लिए क्या लगता है? सेल का प्रयोग करते हैं। चलिए आते हैं, अब ध्यान देंगे, फिर से दो चीजें हैं, आई और वी के साथ हम सेल का भी प्रयोग करते हैं और विल का भी प्रयोग एनी सब्जेक्ट के साथ करते हैं। कब? चलिए इस चीज को हम फिर से एक बार और समझते हैं। देखिए, मैंने आपको बताया कि आई और वी के साथ क्या लगाते हैं हम? विल का प्रयोग करते हैं, और एनी सब्जेक्ट के साथ हम क्या लगाते हैं? सेल का प्रयोग करते हैं। कब? ये कब प्रयोग किया जाता है? जब वाक्य में आए हुए अवश्य या निश्चित शब्द हो। ध्यान देंगे, जब हमारे वाक्य में क्या आए हो? गा गेगी तो अंत में आए हो, लेकिन उस वाक्य के अंत में अवश्य या निश्चित आए, मतलब कंफर्म आए, तब तो क्या करते हैं हम? आई और वी के साथ विल लगाते हैं और बाकी सब्जेक्ट के साथ क्या लगाते हैं? सेल लगाते हैं। लेकिन जब हमारे वाक्य में अवश्य या निश्चित नहीं आएगा, तब क्या कर दिया जाएगा? आई और वी के साथ हम सेल का प्रयोग करेंगे और एनी सब्जेक्ट के साथ हम क्या लगाएंगे? विल का प्रयोग करेंगे। ध्यान देना बच्चों, आई और वी के साथ हम सेल का भी प्रयोग करते हैं, सेल का ही प्रयोग होता है, और बाकी किसी सब्जेक्ट के साथ हम विल का प्रयोग करते हैं। लेकिन वाक्य में क्या है? अवश्य या निश्चित शब्द आ जाता है, यानी कंफर्म आता है, तो इसकी अंग्रेजी हम अवश्य और निश्चित की हम अंग्रेजी नहीं लिखते हैं, केवल क्या कर देते हैं? हेल्पिंग वर्ब को चेंज कर देते हैं, आई वी के साथ विल लगा देते हैं, बाकी किसी भी सब्जेक्ट के साथ क्या लगाते हैं? सेल का प्रयोग कर देते हैं। समझ में आया बच्चों? कब आई और वी के साथ विल लगता है? जब वाक्य में अवश्य या निश्चित शब्द आते हो। कब बाकी किसी सब्जेक्ट के साथ सेल लगता है? जब वाक्य में अवश्य या निश्चित शब्द आते हो। लेकिन आई और वी के साथ हम हमेशा क्या लगाते हैं? सेल का प्रयोग करते हैं, और बाकी सभी कर्ताओं के साथ क्या लगाते हैं? विल का प्रयोग करते हैं। समझ में आया बच्चों? चलिए अब आते हैं हम क्या? फॉर्मूला पे और एग्जाम्पल पे। चलिए, फॉर्मूला हमारा अफर्मेटिव का क्या होगा? सब्जेक्ट प्लस विल सेल प्लस वर्ब का फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। निगेटिव में क्या होता है? सब्जेक्ट प्लस विल सेल प्लस नॉट प्लस वर्ब का फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। इंट्रोगेटिव में क्या होता है? इंट्रोगेटिव केवल विल सेल बाहर आ जाता है, विल सेल प्लस सब्जेक्ट प्लस वर्ब का फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट, और अंत में क्या लगा देंगे? क्वेश्चन मार्क लगा देंगे। सही है बच्चों? इंट्रोगेटिव नेगेटिव क्या कहता है हमारा? विल सेल प्लस सब्जेक्ट, और सब्जेक्ट के बाद क्या लगा देंगे? नॉट प्लस वर्ब का फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट, और अंत में क्वेश्चन मार्क लगा देंगे। पांचवा हमारा क्वेश्चन इंट्रोगेटिव क्या होता है? जैसा कि आपको बताया गया, इंट्रोगेटिव ही क्वेश्चन इंट्रोगेटिव होता है, बस क्वेश्चन मार्क क्वेश्चन वर्ड क्या करते हैं? हम पहले लिख देते हैं क्वेश्चन वर्ड, बाकी जैसे है वैसे लिख देंगे इंट्रोगेटिव को। विल सेल प्लस सब्जेक्ट प्लस वर्ब का फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट प्लस क्वेश्चन। ठीक उसी प्रकार क्वेश्चन इंट्रोगेटिव नेगेटिव क्या कह रहे हैं हमारे? सब्जेक्ट के बाद नॉट लगा देंगे, यानी बाकी सब सेम रहेगा क्वेश्चन वर्ड, और बाकी सब इंट्रोगेटिव नेगेटिव हो जाएगा। विल सेल प्लस सब्जेक्ट प्लस नॉट प्लस V1 प्लस ऑब्जेक्ट प्लस क्वेश्चन। समझ आया बच्चों? अब आते हैं हम एग्जाम्पल पर। एग्जाम्पल ले लेते हैं क्या? हमारा जैसे प्रीवियस एग्जाम्पल था उसी एग्जाम्पल इसमें ले लेते हैं क्या? राम घर जाएगा। राम घर जाएगा।
अब ध्यान देंगे, राम घर जाएगा, गागेगी आया हमारा क्या है, फ्यूचर का क्या है, इंडिफिनिट है। अब ध्यान देंगे, सब्जेक्ट हमारा क्या है, राम, हमारा सब्जेक्ट क्या है, राम, फॉर्मूला को देखेंगे, राम। अब विल सेल, जैसा कि आपको बताया गया है कि आई और वी के साथ सेल लगता है, बाकी किसी भी सब्जेक्ट के साथ विल लगता है। लेकिन जब वाक्य में अवश्य और निश्चित आएंगे तो उल्टा हो जाता है, आई और वी के साथ विल लगता है, बाकी सभी सब्जेक्ट के साथ सेल लगता है। फिलहाल हम ये ध्यान देंगे, राम घर जाएगा, तो इसमें अवश्य या निश्चित नहीं आया है, तो अनदर सब्जेक्ट है तो विल लगाएंगे, राम विल। गो मीन्स जाना, फर्स्ट फॉर्म ही रहेगा गो टू होम। अब यहाँ पे मान के चलिए अगर सेंटेंस रहता राम घर अवश्य जाएगा या निश्चित जाएगा, तो उस अवश्य या निश्चित की अंग्रेजी नहीं लिखते, केवल विल को क्या कर देते हम लोग, सेल में बदल देते। समझ में आया ना बच्चों? फिर से आप ध्यान देंगे, निगेटिव, राम घर नहीं जाएगा, क्या होगा, राम विल सेल में क्या लगेगा हमारा, विल नॉट गो टू होम। समझ में आया बच्चों? इंट्रोगेटिव में क्या होगा हमारा, विल सेल बाहर आ जाएगा, तो क्या आएगा इसमें से बाहर, विल, क्या आ जाएगा, विल। उसके बाद से राम सब्जेक्ट है हमारा, विल सेल के बाद सब्जेक्ट, वर्ब क्या है, गो टू होम, और क्वेश्चन मार्क जरूर लगा देंगे। इंट्रोगेटिव नेगेटिव क्या होगा, केवल सब्जेक्ट के बाद नॉट लगता है, इसमें भी सब्जेक्ट के बाद नॉट लगा देंगे, जिस प्रकार इसमें विल सेल सब्जेक्ट नॉट वर्ब का फर्स्ट फॉर्म ऑब्जेक्ट, ठीक उसी प्रकार सब्जेक्ट के बाद हम नॉट लगा देंगे, यानी विल राम नॉट गो टू होम, क्वेश्चन मार्क। समझ में आया बच्चों? अब ध्यान देंगे हम क्वेश्चन इंट्रोगेटिव, जिस प्रकार राम घर जाएगा, राम घर नहीं जाएगा, क्या राम घर जाएगा, क्या राम घर नहीं जाएगा, तो अगला हमारा क्या होगा, राम घर क्यों जाएगा, चाहे राम घर कहाँ जाएगा, राम घर कैसे जाएगा। मान के चलिए कैसे आ गया, तो कैसे की अंग्रेजी क्या लिखते हैं हम, हाउ। बाकी हमारा इंट्रोगेटिव इंट्रोगेटिव लिख देंगे, हाउ विल राम गो टू होम, क्वेश्चन मार्क। ठीक, उसके बाद निगेटिव आएगा तो केवल राम के बाद नॉट लग जाएगा, बाकी सब वही रहेगा, यानी हाउ विल राम नॉट गो टू होम, और क्वेश्चन मार्क लगा देंगे। समझ आया बच्चों? ये हमारा क्वेश्चन इंट्रोगेटिव निगेटिव। फिर से एक बार ध्यान देंगे, फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस की पहचान क्या होती है, अंत में गागेगी आते हैं, वो हमारे फ्यूचर इंडेफिनिट का आते हैं। और वाक्य बनाते समय फॉर्मूला को ध्यान देंगे, सब्जेक्ट विल सेल और वर्ब का फर्स्ट फॉर्म ऑब्जेक्ट। जैसे अगर आपको अगर फॉर्मूला समझ में आएगा तो सेंटेंस बना लेंगे। एक जगह थोड़ा सा डिस्कशन था कि विल सेल कहां लगेगा, तो विल लगता है किसी अनदर सब्जेक्ट के लिए और सेल लगता है सिर्फ आई और वी के लिए। लेकिन जब वाक्य में निश्चित और अवश्य शब्द आ जाएंगे तो यही उल्टा हो जाता है, आई और वी के साथ विल लगता है और बाकी सभी सब्जेक्ट के साथ सेल लगता है। जिस प्रकार यहाँ पे राम घर जाएगा है तो राम आई और वी नहीं है तो क्या लगा है, विल लगा। लेकिन इसमें अवश्य और निश्चित रहता तो विल की जगह पे हम क्या करते हैं, सेल का प्रयोग करते हैं। समझ में आया बच्चों? ये था हमारा फ्यूचर का इंडेफिनिट टेंस। समझ में आया? चलिए बस आज के लिए इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में पास्ट का कॉन्टिन्यूअस के साथ। फिलहाल आज के लिए इतना ही, बहुत बहुत धन्यवाद अंत तक बनने रहने के लिए, थैंक यू।